दिल्ली से जहां अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल केजरीवाल ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए मेडिकल टेस्ट कराने के लिए अंतरिम जमानत की मियाद को 7 और दिन बढ़ाने की अर्जी दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है, क्योंकि सुनवाई के बाद ही चांसेस बन सकते थे कि केजरीवाल को इस याचिका को सुनने का मौका मिलता। लेकिन फिलहाल सुनवाई की उम्मीद नहीं है। जिस सुनवाई को लेकर के वो गए थे, जिस याचिका को लेकर वो गए थे, उस पर सुनवाई से इनकार हो गया है। निपुण सहगर का रुख करते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या क्या दलीलें, क्या क्या हवाला, किन किन चीजों से ये कहा जा रहा है कि ये आज का दिन केजरीवाल के लिए उम्मीदों भरा तो नहीं है। बिल्कुल, केजरीवाल के लिए बहुत उम्मीद बढ़ाने वाली खबर नहीं है सुप्रीम कोर्ट से स्नेहलता, क्योंकि उन्होंने ये मांग की थी कि उनको 7 दिन की मोहलत दी जाए। बहुत तरह की स्वास्थ्य जांच करानी है, स्वास्थ्य पे गंभीर खतरा है, तमाम तरह की बातें कही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो मोहलत उनको मिली है वो 2 जून को खत्म हो रही है। इस समय सुप्रीम कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। अवकाशकालीन बेंच जस्टिस एएस ओक और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच के सामने रखा अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की तरफ से मामला। तो जजों ने सवाल उठाए कि आखिरकार आप इतनी देर से क्यों आए, जब ये मियाद खत्म होने वाली आपकी अंतरिम जमानत की, और जिस बेंच ने आपको पहले मोहलत दी थी, अंतरिम रिहाई दी थी, उसके एक सदस्य जज जस्टिस दीपांकर दत्ता पिछले सप्ताह तक अवकाशकालीन बेंच में बैठ रहे थे। आप उनके सामने बात रखते, शायद वो सुनते आपकी बात को। हम आपकी बात को क्यों सुने जब 17 मई को आदेश भी सुरक्षित रखा जा चुका है। अभिषेक मनु सिंघवी के पास बहुत ज़्यादा जवाब नहीं था इन बातों का। सिर्फ वो ये कहते रहे कि डॉक्टरों ने कल ही सलाह दी है केजरीवाल को कि आपके स्वास्थ्य को बड़ा गंभीर खतरा हो गया है, जांच करवाइए, इसलिए हमने आवेदन अभी दाखिल किया। जजों का यही कहना था कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप चीफ जस्टिस के सामने जाइए, उनके पास अपनी बात रखिए, अगर वो उचित समझेंगे तो सुनवाई के लिए बेंच का गठन कर देंगे। अच्छा निपुण, अब आगे क्या हो सकता है? जैसा कि उन्होंने कहा कि आगे जस्टिस पर जाइए, ये सारी प्रोसेस कितनी टाइम टेकिंग होती है? देखिए, समय लग सकता है इसमें, और अगर चीफ जस्टिस चाहे तो समय नहीं भी लगेगा, क्योंकि स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं केजरीवाल। लेकिन यहाँ एक बात समझनी पड़ेगी, स्वास्थ्य और ये तमाम जो कारण है, ऐसा तो नहीं है कि स्वास्थ्य जांच जेल में रहते हुए उनको जिस भी तरह की जांच की ज़रूरत है वो एम्स में लाकर उनकी जांच नहीं कराई जा सकती है। तो ये एक बहुत अर्जेंसी का फैक्टर दिखता नहीं है इसमें। लेकिन चीफ जस्टिस के सामने बात रखी जाएगी। उनको रिहाई दी गई थी चुनाव प्रचार के लिए। अब चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा 1 जून को, और 2 जून को उनको सरेंडर करना है। ऐसे में वो स्वास्थ्य की मांग कर रहे हैं, स्वास्थ्य के आधार पर मांग कर रहे हैं। चीफ जस्टिस अगर चाहें तो कल ही बेंच का गठन हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है कि क्या चीफ जस्टिस इसमें वो अर्जेंसी फैक्टर देखेंगे कि इसको तुरंत सुनना जरूरी है, या वो अपनी तरफ से भी मना कर देंगे कि इस बात को सुनने की जरूरत नहीं है, पहले सरेंडर कीजिए, स्वास्थ्य जांच होती रहेगी। बिल्कुल निपुण, देखना होगा कि आज किस तरीके की अपडेट आती है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बात करते हैं पीएम मोदी की, जिन्होंने ममता बनर्जी पर जोरदार प्रहार किया है और दावा किया है कि अब की बार बंगाल में बीजेपी की बम्पर जीत होगी, हमारा एक नया दौर शुरू होगा, ये कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। बंगाल में टीएमसी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, ये भी कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। इस बार बीजेपी को बंगाल में बड़ी सफलता मिलने वाली है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के बारे में कही, टीएमसी के बारे में कही। इसके अलावा यही नहीं, आरक्षण पर पीएम मोदी ने ममता को घेरा, पिछले दरवाजे से मुस्लिम आरक्षण को दिया गया, न्यायपालिका को भी विपक्ष गाली दे रहा है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही। बंगाल में टीएमसी को लेकर के, अपनी जीत को लेकर के कि किस तरीके से इस बार बीजेपी अच्छा परफॉर्म करेगी बंगाल में, ये बातें कही। इनके मोडस ऑपरेंडी है कि पहले इन्होंने कानून बना करके माइनॉरिटी को देने का पाप शुरू किया। पहले आंध्र में शुरू किया, सुप्रीम कोर्ट ने तक में वो हार गए, हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि संविधान अलाउ करता नहीं है। तो इन्होंने चालाकी करके पिछले दरवाजे से खेल शुरू किया। रातों रात मुसलमान की सभी जातियों को ओबीसी बना दिया। सभी जातियों को ओबीसी बना करके जो ओबीसी का हक था वो रातों रात डाका डाल दिया, लूट लिया। हम तो बोल ही रहे थे कि भाई ये हो रहा है, कर्नाटक में हुआ है, मैंने बताया था, हम बंगाल के लिए भी बोल चुके थे। लेकिन जब हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया तब ये साफ हो गया कि इतना बड़ा
धोखा हो रहा है। लेकिन इससे भी दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा वोट बैंक की राजनीति करने के लिए वे अब इनको भी गाली दे रहे हैं, जुडिशरी को गाली दे रहे हैं, और वो यहाँ तक कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हम कोर्ट की बात मानने वाले नहीं हैं। बंगाल के चुनाव में टीएमसी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आपने देखा होगा पिछले असेंबली के चुनाव में हम 3 थे, 3 में से बंगाल की जनता ने हमें 80 पर पहुंचा दिया। हमें लोकसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाव में मिला था। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है और पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफा है, जनता जनार्दन उसको लीड कर रही है और उसके कारण सरकार में बैठे हुए लोग, टीएमसी के लोग बौखलाए हुए हैं। लगातार हत्याएं हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव के पहले जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। ये सारे जुल्मों के बावजूद भी मतदान भी जनता ज़्यादा कर रही है और वोट भी ज़्यादा हो रहा है। एक और पीएम ने ममता बनर्जी पर हमला बोला तो दूसरी ओर एक बड़ी खबर ये आई कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होंगी। आज की बड़ी खबर, जहां 1 जून को जब देश में 7वें और अंतिम चरण का चुनाव चल रहा होगा, उसी दिन दोपहर में दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक बुलाई गई। ये कल खबर आती है और माना यह जा रहा था कि इस बैठक में गठबंधन के नेता चुनाव नतीजे आने के बाद आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन इस अहम बैठक से ममता बनर्जी के आने का इनकार सामने आता है। ममता का कहना है कि उस दिन बंगाल में वोटिंग है और साइक्लोन रेमल से प्रभावित लोगों के लिए राहत कार्य पर उनकी नजर है। ऐसे में वो इस मीटिंग में नहीं आ सकती हैं। ऐसे में अभी तक तो ये सवाल उठ ही रहा था कि आखिर 4 जून के नतीजे से पहले इंडिया गठबंधन 1 जून को मीटिंग क्यों कर रहा है, और अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मीटिंग से ममता बनर्जी ने आने से इनकार क्यों किया, दूरी क्यों बनाई। क्योंकि एक और तो उन्होंने इंडिया गठबंधन को बाहर से समर्थन देने का ऐलान किया हुआ था, दूसरी ओर वो खुद इस मीटिंग में नहीं आ रही हैं। लिहाजा सवाल उठ रहा है, साथ ही में दूरी भी दिखाई दिख रही है। आखिर दीदी की क्या मजबूरी है, ये समझने की कोशिश करते हैं। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र का और उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। ज्ञानेंद्र, ये कैसा गठबंधन धर्म जो बाहर से सपोर्ट देने के लिए दिखता है, लड़ाई साथ में नहीं लड़ी जाती है, साथ में मीटिंग का बहुत बड़ा एजेंडा सामने आता है, उस मीटिंग से दूरी भी बनाई जाती है। क्या कहा जाए इस रिश्ते को? बिल्कुल निश्चित तौर पर ममता बनर्जी का जो रुख रहा है वो शुरू से ही वो पहले वो इंडिया गठबंधन के जो शुरुआती दल थे उसमें शामिल थी, लेकिन बाद में सीट बंटवारे पर जो है वो बात नहीं बनी और इसके बाद बंगाल में ममता बनर्जी जो है वो अलग लड़ रही हैं। हालांकि इस बात का ख्याल रखा खासतौर पे टीएमसी नेतृत्व और कांग्रेस नेतृत्व ने कि एक दूसरे पर निशाना नहीं साधा। हालांकि पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव प्रचार के दौरान जरूर ममता बनर्जी और टीएमसी पर निशाना साधा। बहरहाल अब चुनाव जो है वो लगभग खत्म है। आखिरी चरण के दिन इंडिया गठबंधन ने जो बैठक बुलाई है उसका न्योता ममता बनर्जी को भी दिया गया, लेकिन ममता बनर्जी ने ये कांग्रेस लीडरशिप को कम्युनिकेट किया कि चूंकि आखिरी चरण के लिए कलकत्ता में और पश्चिम बंगाल की कई सीटों पर वोटिंग हो रही होगी 1 जून को, ऐसे में उनका आना जो है वो संभव नहीं हो पाएगा। हालांकि देखिए साफ तौर पर अगर वो खुद नहीं आ सकती तो वो अपनी तरफ से कोई प्रतिनिधि जरूर भेज सकती थी। डेरेक ओब्रायन उनके साथ मीटिंग में शामिल होते रहे इंडिया गठबंधन के, लेकिन अब तक टीएमसी ने ये साफ नहीं किया है कि ममता की जगह क्या कोई। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय का, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि अभिषेक, अगर इसी तरीके से चलता रहा, जिस रैली जिस मीटिंग को लेकर के 1 तारीख को पूरा माहौल बनाया जाता है लेकिन उस पर साइक्लोन और चुनाव की जिम्मेदारी, क्या ये जनता समझ रही है? ये गठबंधन धर्म निभाने का यही तरीका है? स्नेहलता, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये, हमारे सोर्सेस कहते हैं कि ममता बनर्जी को लूप में नहीं लिया गया था। जब ये बैठक बुलाई गई 1 तारीख को तो उसके पहले कंसल्टेशन होता है और वो इसलिए भी नहीं लिया गया था कि ममता बनर्जी ये जो पूरा चुनाव चल रहा है, इस पूरे चुनाव में इंडिया गठबंधन के जिस तरह से बाकी घटक साथ हैं उस तरह से वो साथ नहीं है, तो इसलिए वो दूरी अभी नहीं आई है, वो दूरी शुरू से ही है। और ये जो 1 तारीख की बैठक थी वो भी उसी दूरी का एक पड़ाव थी। ममता बनर्जी लूप में भी नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ममता बनर्जी ये भी नहीं चाहती हैं कि वो इस गठबंधन, पूरा ये इंडिया गठबंधन है, इसकी किसी एक घटक के तौर पर दिखें।
वो शुरू से चाह रही हैं कि टीएमसी की जो भूमिका हो, जो ममता बनर्जी की भूमिका हो, वो डिसाइसिव भूमिका हो, वो निर्णायक भूमिका हो। और उनका ये भी मानना है कि पश्चिम बंगाल की जो सीटें आएंगी वो तमाम और जो घटक हैं इंडिया गठबंधन के उससे कहीं ज्यादा आएंगी। तो ये सारी वजह हैं और इसका रिफ्लेक्शन जो आप कह रही हैं वो सीधा पड़ेगा। जो दरार है वो दरार अभिषेक, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा कि आखिरकार किस तरीके का ये गठबंधन है। बड़ी खबर आपको बताएं, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को डेरा मैनेजर रंजीत सिंह के कत्ल मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आज बरी कर दिया है। 2021 में पंचकुला में स्पेशल सीबीआई अदालत ने राम रहीम और 4 अन्य को सजा सुनाई थी उम्र कैद की। 4 अन्य को भी हाईकोर्ट ने आज बरी कर दिया। 10 जुलाई 2002 को रंजीत सिंह का कुरुक्षेत्र के खानपुर कोलिया में गोली मारकर कत्ल की बात सामने आई थी। इस पूरे मामले पर आज अहम अपडेट ये है, हरियाणा हाईकोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आज डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को इस मामले में बरी किया है और इनके साथ 4 अन्य आरोपी थे, उन्हें भी बरी किया है। सचिन हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। सचिन, जरा समझाएं, बताएं किस तरीके से दलीलें दी गई और आज का दिन अहम क्यों? जी देखिए, राम रहीम के लिए ये बड़ी राहत है कि एक केस में जो है बरी हुआ है, पर अभी बता दें कि राम रहीम जो है उसके 2 अन्य केसेस जो हैं जिनमें कन्विक्शन रहीम की हुई है, तो उनकी सजा जो है अभी बरकरार है। तो ये स्पष्ट हो कि राम रहीम जो है अभी जेल में ही है और जेल में रहेगा, वो बाहर नहीं आएगा। बेशक इस केस में राम रहीम और उसके जो 4 साथी हैं वो बरी हो गए हैं। ये मामला जो है 2002 का है, जब रंजीत सिंह जो डेरा फॉलोअर था दरअसल और मैनेजर था डेरा में, तो उसका कत्ल हो गया था 10 जुलाई 2002 को कुरुक्षेत्र में। तो मामला जो है, क्योंकि एक केस जो है जो राम रहीम की जो कन्विक्शन हुई है उसमें भी जो शारीरिक शोषण का मामला है उसमें कन्विक्शन हुई है, तो ये जो मामला था इसमें भी ये कहा गया था कि जो रंजीत सिंह है उसके ऊपर शक था कि रंजीत सिंह ने जो शारीरिक शोषण की जो बातें हैं वो जो है बाहर लीक की हैं और उस शक में जो है जी सचिन, इस एक मामले में राहत मिलती नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बताएं, बड़ी खबर बिहार से है, जहां पटना लॉ कॉलेज मर्डर केस में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताएं कि बीएन कॉलेज के छात्र हर्ष की लॉ कॉलेज कैंपस में पीट कर हत्या कर दी गई थी। मामले में 2 मुख्य आरोपियों का नाम सामने आया है, जिसमें से एक को अरेस्ट कर लिया गया है, वो भी स्टूडेंट ही है। देखिए, इस पूरे मामले पर आज एक गिरफ्तारी हुई है। ये पूरा मामला है लॉ कॉलेज कैंपस के भीतर एक स्टूडेंट जिसका नाम हर्ष है, उसे इतना पीटा गया, अस्पताल ले जाने पर उसने दम तोड़ दिया। और आज इस पूरे मामले पर अपडेट ये है कि एक आरोपी का नाम सामने आया और उसे अरेस्ट भी कर लिया गया है, वो भी स्टूडेंट है। मंगलराज है ना, मंगलराज तो यही ना रहेगा जहाँ पे मास रेपिस्ट लोग को पीठ थपथपाया जाएगा, बेगुनाहों को मारा जाएगा। मेरे सारण में बेगुनाह को मारा गया, अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिला कि भारत की बेटियों का बलात्कारी लोग का पीठ थपथपाने का काम करेंगे। अभी का सारे बीजेपी के गुंडे भागे हुए हैं, तो हम लोग इंसाफ मांग रहे हैं। इस मंगलराज को जनता इस बार अच्छा मुंह तोड़ जवाब देगी। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे। शशांक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। शशांक, जरा बताएं, समझाएं कि इस पूरे मामले को किस तरीके से आगे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। देखिए, एफआईआर दर्ज की गई है। मृतक के पिता ने एफआईआर के लिए लिखित आवेदन दिया था। पुलिस को आज इस मामले में सफलता मिली है। 2 मुख्य अभियुक्त हैं, जिसमें से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है, दूसरे को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है। जिसको गिरफ्तार किया गया है, जानकारी मिल रही है कि वो भी छात्र है। देखिए, पटना में कुछ समय पहले मिलर स्कूल ग्राउंड में डांडिया नाइट कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। उस दौरान जो हर्ष था, जिसकी मौत हो गई है, इसका कुछ छात्रों से विवाद हुआ था। जो पुलिस जांच हुई है उसमें अभी तक यही बात सामने आया है कि उसी विवाद में हर्ष की जो है पीट कर हत्या कर दी गई है। दरअसल ये कई दिनों से यहाँ था नहीं, प्लानिंग पहले से चल रही थी। जब लोगों को पता चला, जो आरोपी लोग हैं, कि ये आ रहा है पटना परीक्षा देने, तो प्लानिंग की गई और जब ये एग्जाम दे के बाहर निकला है तब पीट कर इसको मार दिया गया और अस्पताल में इसकी मौत हो गई है। देखिए, पटना में चुनाव है और उसके पहले इस तरह से घटना जो हुई है, इससे सनसनी फैल गई है। पुलिस पूरी तरह से जांच में जुट गई है और दूसरा मुख्य अभियुक्त है, उसको पकड़ने के लिए भी छापेमारी जो है पुलिस की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल शशांक, देखिए, क्योंकि डांडिया नाइट और सर्दियों के नवरात्र की वक्त की बात है, उसका बदला लेने का वक्त जो टाइम है और चुनाव का वक्त जो टाइमिंग है,
उस पर भी सवाल उठेंगे, लेकिन देखना है जांच कहां तक पहुंचती है और उससे क्या कुछ निकल करके आता है। शशांक, शुक्रिया। तो देखिए, ये बड़ा मामला, हत्या में गिरफ्तार आरोपी भी छात्र है। कहा यह जा रहा है कि डांडिया नाइट यानी सर्दियों के वक्त की रही होगी बात, और उस वक्त छात्रों के दो गुट में अदावत, झगड़े की बात सामने आई। लेकिन उस झगड़े के बाद इतने महीने बीतने के बाद आज कैंपस में इस तरीके से पीट पीट कर छात्र को मौत के घाट उतार दिया गया। सब लोग दिखाई दे रहे हैं, लाठी डंडों से पीटा जा रहा है, वीडियो बनाई जा रही है, और इसी स्टूडेंट को जब अस्पताल पहुंचाया गया तो इसे मृत घोषित कर दिया गया। अब सवाल उठ रहे हैं कि कैंपस के भीतर ये कैसे संभव है और ये पूरा मामला है क्या। काराकाट से चुनावी मैदान में उतरे बागी पवन सिंह, उन्होंने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है और वहां पर अपनी जीत का दावा किया है। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। एक प्रत्याशी जिसने बीजेपी का ऑफर ठुकरा दिया, अकेले मैदान में चला आया चुनाव लड़ने के लिए। उसके अलावा आपने वो गाना जरूर सुना होगा, लॉलीपॉप लागेलू। बिहार में तो वो प्रसिद्ध है ही, भोजपुरी भाषा में प्रसिद्ध है, लेकिन इसके अलावा वो देश में भी सुना जाता है और विदेशों में भी सुना जाता है। मैं इस वक्त हूं काराकाट लोकसभा में और बैठा हुआ हूं पवन सिंह के साथ। आज इन्हीं से जानेंगे कि आखिर कैसा है माहौल। सुना है कि यहां पर जो पूरी लड़ाई है वो त्रिकोणीय हो गई है, इनके आने से दिलचस्प हो गई है। ये अपने सभाओं में खुलकर बातचीत भी कर रहे हैं और आज एबीपी न्यूज पर हमसे खुलकर ये बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बताइए कि कैसा चल रहा है आपका कैंपेन। बहुत 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 बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा है। यस। और लड़ाई कैसी चल रही है? लड़ाई, यहाँ हम लड़ाई करने थोड़ी आए हैं। चुनावी लड़ाई, चुनावी माहौल है और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है हर जगह से। मैं लड़ाई की बात ही नहीं करूंगा। जैसे आपने जो पूछा तो मैं यही चाहूंगा कि जैसे जनता के हमके आशीर्वाद मिल रहा बा वैसे सबके आशीर्वाद मिले। अच्छा, एक बड़ी चर्चा है कि पवन सिंह निर्दलीय लड़ रहे हैं, जीत गए तो किधर जाएंगे? कुछ चीजें मन में होनी चाहिए और कुछ बातें समय पे छोड़नी चाहिए। तो ये समय डिसाइड करेगा, जेकर जौन काम बा वो करेला, और मुझे इसका कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है। मैं अभी भी जो मेरे साथ हुआ उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। उसके लिए भी धन्यवाद है। लफुआ हैं आप? लफुआ ये बोला जा रहा है, सामने से आवाज आ रहा है कि पवन के पीछे जितने नौजवान लड़के हैं 18 से 25 30 साल वाले, वो सारे सेल्फी के लिए पागल हैं। ये वोट नहीं है, लेकिन जहां मैं जा रहा हूं, जितना मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, वो कड़ाके की गर्मी हो, तपती धूप हो, माई हो गई, हमार बहन हो गई, चाचा चाची, बड़े बुजुर्ग, नौजवान भाइयों का जो आशीर्वाद मिल रहा है, तो ये देखल थोड़े जाएगी। लोग इंतजार करता लंबा लंबा। मैं कह रहा हूँ कैसे देखा जाएगा? बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि फिल्म सिटी ले आके काराकाट में एक बनाएंगे। मैं विजयी होने के बाद एक तो मेरे दिल में है, बोलना क्या है, दिल में ही है कि मैं जो भी करूंगा अपने जनता के बीच में खड़ा रह के करूंगा, एक नेता बन के नहीं, एक बेटा और भाई बन के। मैं उतना ही बोलता हूं जितना कर सकूं। मेरे में बड़बड़ाने की आदत नहीं है। जैसे आपने पहले पूछा कि फिल्म सिटी, तो हमारी जनता ने मुझे कलाकार बनाया, तो मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि एक छोटी सी फिल्म सिटी में अपने काराकाट लोकसभा के अंदर ही बनवाऊं। रही बात जो आपने बोला कि सैलरी की, मेरे जीवन में धन उतना ही चाहिए कि मैं खुद खा लूं और जो हमारे घर में अतिथि हैं उनकी सेवा कर लूं। इससे ज्यादा हमको धन नहीं चाहिए, पागल हो जाऊंगा। तो पवन को सांसद बन के नाम नहीं कमाना है, वो हमारी जनता ने मुझे दे दिया है। एक पवन को सांसद बन के पैसा नहीं कमाना है, उतना मेरी जनता ने मुझे दे दिया है। तो ये
बातों पे अगर भरोसा ना हो तो मैं पेपर भी साइन करने के लिए तैयार हूँ। लिख के दे देंगे आप? लिख के दे दूंगा कि एक सांसद बनने के बाद एक सांसद को जो तनख्वाह मिलता है, पगार मिलता है, उस पैसे का भी रोटी मैं नहीं खाऊंगा। उस पैसे से अपने समाज में गरीब बेटी और बहनों की शादी कराऊंगा। अरे भारतीय राजनीति में कुछ नेता हैं जिसपे मैं एक छोटी छोटी टिप्पणियां चाहूंगा। तेजस्वी यादव हैं, अच्छे हैं। और कुछ सर? बिल्कुल, देखिए हम कलाकार हैं। एक तो निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और एक कलाकार किसी एक का नहीं होता है, और एक कलाकार को कोई एक बनाया भी नहीं है, बनाता भी नहीं है, सारे लोग मिलके बनाते हैं। तो हमारे लिए, हमारे नज़र में सबके लिए सम्मान है। मैं सबको मानता हूँ, सबकी कद्र करता हूँ, इज्जत करता हूँ, और सारे लोग बहुत अच्छे हैं। एक मेरा ये भी सवाल था कि आसनसोल क्यों नहीं, वहां से क्यों अचानक से आप कारा काटा? आसनसोल, क्योंकि हमने आपके वीडियोस देखे थे, खुश हुए थे आप बहुत, लेकिन फिर अचानक से कोई हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। कोई भी खुश होता है सर। मेरा चुनाव लड़ना तो 2019 में ही फाइनल था, पर उस समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर हमको पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया गया, तो मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं था कि हमको चुनाव लड़ना है। तो नाम मेरा आया वहाँ से, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना जरूर बोलूँगा कि पवन के गाने को मुद्दा है लोगों को, पवन के गाने को मुद्दा बना दिया गया। क्या तो वो कौन सा गाना है ना, वो बंगलिनिया से बंगलिनिया कुछ करके कोई गाना है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में भोजपुरी से हिंदी, चाहे जौन जौन भाषा बा, कौन जाना ऐसा बाने जे बंगाल के ऊपर गाना निखन गौले, ये कौन सा मुद्दा है भाई? नामांकन वापस लेने का दबाव था क्या आपने, मतलब अपनी माताजी को भी उतारा था, ऐसा कुछ दबाव था क्या? काम तो करे वाला करबे ना करी अपन। तो जीवन में कोई भी इंसान अपना एक सेफ जोन लेके चलता है। मैंने पहले ही बोला कि किसके मन में क्या चल रहा था क्या नहीं, उसके लिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। चलिए पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। ये पवन सिंह है, क्या है हालात इलाके के। 1 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है, 7वें चरण में चुनाव प्रचार जोरों पर है। मैं हूं विवेक श्रीवास्तव एबीपी न्यूज़ के लिए, और कैमरे के पीछे सुनील है। लोकसभा चुनाव में अगर बात करें, आखिरी दौर 1 जून को आखिरी चरण की वोटिंग होनी है। उसके लिए प्रचार युद्ध स्तर पर जोरों पर है, जुबानी जंग चरम पर है। हर पार्टी, हर नेता अपनी अपनी जीत का दम भर रहा है और विरोधी की विदाई की बातें कर रहा है, दावा कर रहा है। आज लालू प्रसाद यादव ने बड़ी बात कही, पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी अब गए। लालू प्रसाद यादव बोले, मोदी खुद को अवतार बता रहे हैं, लेकिन 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जी सर, मोदी गए, अब मोदी गए। हाँ, अब सुनो, मोदी बोल रहे हैं कि हम अवतार हैं, अवतार के पैदा किए हुए नहीं है, अवतार हैं। अवतार हम लोग का बनेगा।